हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया। आज समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग, जैसे आप जानते हैं, कि एक पेड तरीका अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। आपने अगर कोई प्रोडक्ट नया बनाया है तो आपको प्रमोट अगर करना है उस प्रोडक्ट को लार्ज ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जांपल मुझे बताना हो तो सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आजकल आप डीडी नेशनल देख रहे हैं, जिसमें रामायण एंड महाभारत, शक्तिमान, कई पुराने एपिक आपको दिखाए जा रहे हैं, और उसके बीच बीच में आप कई बार एड्स देखते हैं, पुराने एड्स देखते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो अमूल का एड, अमूल जैसी कंपनी, उस समय जो एड उनके दिखाए जाते थे, तो उनने उस समय भी एड की एडवर्टाइजमेंट की महत्व को कितना अच्छी तरह से जाना, और उस समय लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फैलाने के लिए और उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, उनके प्रोडक्ट को समझ सकें, उनकी सर्विसेज की और उनकी गुणवत्ता को समझ सकें, उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ऐड बनाते थे और एडवर्टाइजिंग के लिए जगह खरीदते थे। क्योंकि एडवर्टाइजिंग पेड ऐड होता है, इसके लिए आपको जगह खरीदनी पड़ती है। टेलीविजन में अगर आप ऐड दे रहे हैं तो आपको उसका टाइम स्लॉट खरीदना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आपको उसके लिए स्पेस खरीदनी पड़ेगी। आप फ्रंट पेज में अगर एडवर्टाइजमेंट, आपने कई बार देखा होगा कि कभी ऑफर निकलते हैं अमेजन के, फ्लिपकार्ट के, तो फ्रंट पेज पे आपको नजर आता है, बड़े बड़े अक्षरों में वो अपने ऑफर्स देते हैं। कई बार तो वो 2 से 3 पन्ने तक ले लेते हैं न्यूज़पेपर के, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। मगर बड़ी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं एडवर्टाइजमेंट में, थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया में भी करती है और आजकल न्यू मीडिया जो ऑनलाइन मीडिया है उसमें भी कर रही है। ट्रेडिशनल मीडिया का ये फायदा रहता है कि लोग जिसे पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र वहां पर जाती है और वो परस्यूड होते हैं कि उसको खरीदे। वहीं टीवी में भी बार बार आप अगर ऐड उनको दिखाते हैं तो उनका मन उसकी तरफ सोचने पे जाता है कि ये कुछ नई चीज़ आई है, इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। रेडियो भी एक माध्यम है जो लगातार दिखाया जाता है। कई बार आप ट्रैवलिंग करते समय या आप जब गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो आपने कई बार रेडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट को सुना होगा, जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में, या ज़्यादातर आपने कभी सुना होगा कोई यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसे करके कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट रेडियो में भी सुने होंगे। तो कई माध्यम है एडवर्टाइजमेंट के, और एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी महत्व लेके आता है कोई भी कंपनी की मार्केटिंग के अंदर। कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में बहुत रिलाय करती है और एडवर्टाइजमेंट से उनको काफ़ी मदद होती है अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के प्रमोशन और रेवेन्यू को बढ़ाने में। अब एडवर्टाइजमेंट की कुछ डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं जो कि कोटलर ने दी है, और साथ में एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन यूके ने यहाँ पर दी है। यूके ने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट इज अ कम्युनिकेशन यूजुअली पेड फॉर, स्पेशली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस वन और मोर पीपल। देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट को पूरी अच्छे से समझाया है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कि एक इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका है। उस इन्फॉर्मेशन के पाकर जो ग्राहक है उससे वो प्रभावित हो, उससे इन्फ्लुएंस हो, और इन्फ्लुएंस होके वो कुछ खरीदे। तो इसका पूरा मतलब यही है कि आप ग्राहक को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको आप ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके फायदे के लिए है। तो वो ग्राहक जब वो ऐड देखता है तो वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, और इन्फ्लुएंस होकर उसका मन होता है वो खरीदने के लिए। इसी को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो 3 तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं: अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग और थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग। अब इन तीनों एडवर्टाइजिंग में क्या अंतर होता है? अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग आप टारगेट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐड दिखाया, वो सबके लिए होता है। टीवी पे आप कोई ऐड दिखा रहे हैं, आप रेडियो पे कोई ऐड दिखा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे रहे हैं, तो वो आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो आप सबके लिए दे रहे हैं, तो उसको अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग होता है जो आप टारगेटेड बेस्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे होर्डिंग आपने देखा होगा, पोस्टर्स, आप पेम्पलेट छपाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डालते हैं। आपने फेसबुक पे एड्स जो आप चलाते हैं वो टारगेट करके ऐड बनवाकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो आपके नीच, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए आप टारगेटेड बेस्ड एडवर्टाइजमेंट को चलाते हैं।
थ्रू द लाइन एडवर्टाइजमेंट दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, जिसमें अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग भी आता है और बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग भी आता है। और फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है? काफी फंक्शन होते हैं एडवर्टाइजिंग के, जो उनका एक एम होता है उसको पाने के लिए। इसमें प्रमोशन ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, पब्लिक इमेज एंड सपोर्ट टू मीडिया। ये कुछ फंक्शन है। इन चीजों को पाने के लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। इवोल्यूशन की अगर बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो डिफरेंट डिफरेंट ईरा में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ न्यू एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजमेंट को और यूनिक और क्रिएटिव बनाने का माध्यम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और कंपनियां करती रही हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी है कि कब, किस समय में, कौन से ईरा में क्या क्या एडवर्टाइजमेंट में अपडेशन हुए हैं। तो सबसे पहले 2000 की अगर बात करें तो एशियन इजिप्ट ने स्टील कार्विंग, जो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग शुरू हुआ था वो स्टील कार्विंग के माध्यम से 2000 बीसी के अंदर हुआ था। फर्स्ट प्रिंट एड का जो पब्लिश हुआ था 1472 में हुआ था बाय विलियम कॉक्सटोन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसी ही चीज आपको पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि आपको ये समझना है कि कौन से डेट में क्या चीज हुई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो 1440 में गुटरबर्ग ने बनाया था, उसके बाद 1472 के अंदर विलियम कॉक्सटन ने पहला प्रिंट एड बनाया था। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। फर्स्ट न्यूज़पेपर एड पब्लिश हुआ था 1704 में यूएसए के अंदर। 1835 में पहला बिल बोर्ड, जो आज आप एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स देखते हैं जगह जगह पे रोडों पे, वो पहली बार अमेरिका के अंदर ही 1835 में आई थी, जो कि 50 स्क्वायर फीट की थी। सीर्स फर्स्ट कंपनी थी जो फोकस करती थी एडवर्टाइजमेंट में थ्रू डायरेक्ट मेल। मेल भेजते थे ये लोग डायरेक्ट 1892 के अंदर। उस समय इन लोगों ने 8000 पोस्ट कार्ड भी बनाए थे। उस समय की बात है जब ये, उस समय मेल का इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रचलन, मगर उस समय भी इन लोगों ने पहली बार मेल को शुरू किया था। डायरेक्ट लोगों तक पहुंचने का काम करते थे। कोई क्लाइंट है या लोगों तक आपके ऑफर्स जो आज आप देखते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन, आपको बार बार आपको मेल आता होगा कि ये ऑफर निकला है, वो उस समय सीर ने पहली बार किया था 1892 के अंदर। रेडियो में एडवर्टाइजमेंट 1992 के अंदर आया था। फर्स्ट मेजर माइलस्टोन ऑफ टीवी, टीवी के अंदर अगर पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो वी एंड बी टी लेकर आया था 1941 के अंदर। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पहली बार जो बैनर एड आपको दिखाई देते थे वो 1994 में आए थे। और मोबाइल एड की शुरुआत 2000 के अंदर हुई थी। तो ये कुछ इवोल्यूशन है, कौन सी डेट में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ था। और मोबाइल एड के बाद आप तो आजकल जानते हैं कि 2010 के बाद से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का जमाना पूरी तरह से बदल गया। लोग आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि पिंटरेस्ट और काफ़ी ऐसे सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। वेबसाइट्स एंड काफ़ी तरह के एडवर्टाइजमेंट लाइक एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसी कई टेक्निक्स है जिससे आप अपने ऐड को रैंक भी करा सकते हैं और कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इथिक्स क्या होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट में? मैंने पिछले वीडियो में पीआर के अंदर आपको इथिक्स बताई थी, वैसी इथिक्स एडवर्टाइजमेंट में भी लागू होती है और उसको फॉलो करना चाहिए। इथिक्स एक मॉरल बिहेवियर, मॉरल प्रिंसिपल होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। ये वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको मानने से कंपनी की एक वैल्यू होती है, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं। कोई प्रोडक्ट आया तो उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं और वो कंपनी वो ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकती। उसके अपने आप को बढ़ावा देने के लिए आप ग्राहक से झूठ नहीं बोल सकते, आप ऐसी चीज नहीं दिखा सकते जो ग्राहक के लिए अच्छी नहीं है। आप फेक चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी चीजें वहां पर शोकेस नहीं कर सकते जो अनइथिकल हो। देखिए यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया है कि इथिक्स डायरेक्टली रिलेट होती है पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन नेचर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है कि सैनिटरी नैपकिन का दिया गया है कि एक कंपनी ने सैनिटरी नैपकिन का एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि नैपकिन ने पूरे नदी का पानी सोख लिया। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो अनइथिकल है, ऐसा हो नहीं सकता, मगर अनइथिकल आप ये कह सकते हैं कि मैसेज जो है वो इथिकल है। अनइथिकल आप उनको दिखाने का तरीके को बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड हमने ऐसा बनाया है कि जो पानी को सोख सकता हो। तो वो उनका मैसेज जो है वो इथिकल है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस मैसेज को हम अनइथिकल नहीं कहेंगे। वहीं एक कुछ एड ऐसे होते हैं जो आपको इमेजिनेशन के ऊपर दिखाते हैं कि कोई मान लीजिए घर बनाने वाला एडवर्टाइजमेंट है जिसमें फर्नीचर, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है कि लॉटरी टिकट आप अगर खरीदते हैं
तो आप मिलीनियर बन जाएंगे, चुटकी भराते बजाते ही आपके सामने घर बन जाएगा। तो वो एक अनएथिकल चीज है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। उसका जो मैसेज देने का तरीका है वो भी अनएथिकल है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे काफी ऐड हैं, जैसे कि आप जानते हैं लिक्विड का ऐड आता है, तम्बाकू, शराब, इनका ऐड जो है वो अनएथिकल है। इसलिए गवर्नमेंट, और आपने कभी ऐड देखे भी नहीं होंगे इन सब चीज़ों के, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं कर सकते, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और जो समाज के लिए एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है वो कभी प्रमोटेड नहीं होता, वो अनएथिकल ही होता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमेशा बनता है समाज की भलाई के लिए, समाज के उपयोग के लिए। आप उसको अनएथिकल वे में नहीं बना सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कभी अब एड अनएथिकल नहीं बनाती, क्योंकि उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत पूरी दाव पे लगी रहती है, और वो हमेशा सच दिखाने का काम ही करती है। तो इसलिए लोग भरोसा भी करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपने एड्स को पूरे अच्छे से जांचे कि उसमें कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो अनट्रू हो और समाज में गलत प्रभाव डालती हो। तो उनको सबसे अच्छी चीज यही मेंटेन करनी है कि वो चीजें इथिकली चीजों को पेश करें। एडवर्टाइजिंग मॉडल क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर 4 मॉडल हैं एडवर्टाइजिंग मॉडल के, हम एक एक करके उनको समझेंगे। पहला है डेगमार मॉडल। डेगमार मॉडल का मतलब यही होता है कि इसके अंदर आप अपने एडवर्टाइजमेंट के 2 रूल्स होते हैं। एक आपका एडवर्टाइजमेंट गोल होता है और एक होता है एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए और आपको क्या पाना है वो आपको पता होना चाहिए। जो ये मॉडल है इसके अंदर एक 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको अचीव करने हैं। पहला है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एग्जांपल से अगर हम समझें, उस प्रोडक्ट के बारे में, आपका नया प्रोडक्ट है, कस्टमर उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसके लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने अपने प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए इस मॉडल के थ्रू। सबसे पहला है कि अनअवेयर होगा। कोई भी अगर आपका नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में वो नहीं जानता होगा। अगर हम एक नॉर्मल कस्टमर की बात करें, तो आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अवेयर कराना। दूसरा है, जब वो अवेयर हो जाता है, फिर कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन एंड फाइनल एक्शन। इसका मतलब है कि जब वो अवेयर हो जाए तो उसको समझाना कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है। वो समझ जाए तो उसको उसके उसके लिए वो क्या उपयोगी है, वो उसको उपयोग क्यों करे, उसको वो समझाना। और फाइनली जब वो समझ जाए तो आप उसको परस्यूट करना कि वो उस चीज़ को बाय करे। तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, उसको एड्स दिखाने हैं, उसको फॉलो करना है। कि जैसे ऐड के आजकल आप देखते होंगे, कोई भी ऐड आता है तो हर जगह आपको फॉलो करता है। आप अगर अमेजन में कोई प्रोडक्ट देख के आते हैं तो वो आपको हर जगह नजर आता है, चाहे वो फेसबुक हो, आप कुछ भी कुछ भी खोल रहे हैं, जैसे फेसबुक पे, खासतौर पे इंस्टाग्राम में आपको वो पॉपअप होकर दिखने लगता है। दूसरा बहुत फेमस मॉडल है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल सिंपल सा है, इसमें फोकस वही किया जाता है जो कि डेगमार मॉडल में किया जाता था, कि सेलिंग एंड बाइंग दो इंपॉर्टेंट चीज है। आइडा का मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये 4 फेजेस आप कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, अब आप अगर किसी से पूछेंगे कि सक्सेस मंत्रा क्या है किसी भी मार्केटिंग का, तो वो यही बताएगा कि आपको आइडा मॉडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सारे एडवर्टाइजमेंट के सक्सेस का स्रोत यही है। आपको अटेंशन जगाना है। अटेंशन मतलब वो समझेगा कि उसको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ है। फिर उसका इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ, समझने के प्रति उसका इंटरेस्ट होगा। फिर वो डिजायर करेगा कि हाँ मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए। फिर आपको एक्शन लेना है, तुरंत उसको परस्यूट करना है। कि उसके मन में अगर आता है कि ये मुझे खरीदना है, तो आपको एक ऐसा ऑफर लेके आना है कि इससे वो कन्विंस हो जाए कि हाँ अब मैं खरीद सकता हूँ, और मुझे मेरे पास ऑफर भी है। तो आपको उस समय एक्शन लेना है। तीसरा मॉडल है इनबग मॉडल। इनबग मॉडल भी वही चीज बताता है कि आपको कस्टमर को धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जब वो समझ जाए उसको फिर अवेयर कराना है। अवेयर होने के बाद उसको आपको इंस्पायर करना है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो उसके लिए आपको उसके लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा उसके अंदर अपने ऐड के माध्यम से। और जब वो उसके अंदर इंटरेस्ट जग जाए तो आपको उसके बाद उसमें ट्रस्ट जगाना है कि यस आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है, उससे उसका उपयोग होगा, वो उसके काम का है। उसके अगर वो ये सब आप इन सब चीज़ों को वो मान जाता है तो फाइनली आप उसको उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ड्रिप मॉडल क्या होता है? ड्रिप मॉडल काफ़ी वेल नोन मॉडल है। ये आप काफ़ी अभी अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ये अपनाता भी होगा। इस मॉडल में आप कोई कस्टमर को अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए बार बार उसको आप रिपीटेडली फॉलो करते हैं, उनको फॉलो मैसेज करते हैं, उनको रिपीटेडली बात करते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट किया या उनने कोई मैसेज ड्रॉप किया कि यस आई वांट दिस सर्विस और आई वांट दिस प्रोडक्ट।
तो जब तक अब वो आपसे प्रोडक्ट नहीं ले लेता, आप उसको बार बार परस्यूट करेंगे। मान लीजिए क्लाइंट ने आपसे एक बार बात कर ली और भूल गया हो, तो आप उसको एज अ क्लाइंट आप अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में भूलने नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप उनको बार बार परस्यूट करेंगे, बार बार आप उन्हें फ़ोन के माध्यम से, ऐड के माध्यम से बार बार उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये आपने मुझसे बात करी थी कि ये प्रोडक्ट आपको लेना है। आपको बार बार उनको ऐड दिखाना है, उनको व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए। तो उनको लगातार उनके साथ कांटेक्ट में बने रहना है और उनको ऐसा क्लाइंट जाने नहीं देना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ब्रांड मैनेजमेंट। अब ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है? ब्रांड मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, कोई कंपनी की जो वैल्यू होती है वो पूरी ब्रांड पे डिपेंड करती है। अगर आपका ब्रांड वैल्यू गिर जाती है तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि पूरा जो पैसा, कोई भी आपका स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है, वो सारे पैसे आपकी ब्रांड वैल्यू पे लगाते हैं। आपकी जितनी अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी, आपका रेवेन्यू, आपकी कंपनी की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए ब्रांड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी कंपनी का। ब्रांड मैनेजमेंट का एकमात्र काम होता है कि आपकी जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाना, उसको ऊंचाइयों तक लेके जाना, उसमें नए लॉयल कस्टमर को ऐड करना, क्योंकि कस्टमर तभी लॉयल होगा जब उसको आपके ब्रांड के ऊपर भरोसा होगा, उसमें आपका पॉजिटिव इंप्रेशन होगा, तभी वो आपकी ब्रांड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा कर पाएगा। तो ब्रांड मैनेजमेंट के लिए कुछ एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, उसको फॉलो करके कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखती है। अब ब्रांड मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक एग्जांपल के थ्रू कि हर कंपनी का एक ब्रांड मैनेजमेंट होता है, एक ब्रांड होता है। जैसे कोका कोला, मैकडोनल्ड, कुछ फेमस कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है जिसको लोग नाम से जानते हैं, उनकी एक वैल्यू करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया ब्रांड वैल्यू का, खासतौर में कोका कोला का, जो अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाए रखती है। कोका कोला ने 1971 में एक ऐड चलाया था कि कोका कोला जिंगल्स करके था, उसमें द रियल थिंग्स, ये उनका टैगलाइन थी। तो ये उन्होंने कॉमर्शियल उस समय चलाया था कि लोगों को पता चले कि कोका कोला क्या है। कोका कोला का टैगलाइन, और ये काफ़ी फेमस हुए थे उस समय, और ये फेमस आपका होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में समझेंगे, और जितना आपके बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है, कोई भी एडवर्टाइजिंग होती है तो उसमें आप कौन कौन से मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो यहाँ मैंने सिंपली आपको 4 स्टेप दी हैं पूरे एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट करने के लिए। आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला है आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको ये समझना है। दूसरा, आप क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको समझना है। आपकी मीडिया स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, किन किन मीडियम का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, ऑनलाइन, आप किन मीडियम का इस्तेमाल करेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए। और आपके एडवर्टाइजमेंट की कितनी इफेक्टिवनेस रही लोगों पे जब आपने उस ऐड को चलाया, और आपको उसका क्या फीडबैक मिला, वो आपको समझना है। ये 4 स्टेप से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट को कर सकते हैं। नाउ अपना अगला टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जैसे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी एजेंसीज होती हैं जो कंपनी हायर करती हैं अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाती है। हर कंपनी की अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करती है। कई कंपनियों की अपनी इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, मगर मोस्टली बहुत सारी कंपनियां प्रेफर यही करती हैं कि उनको एक वेल नोन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करें, ताकि वो उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपने प्रोडक्ट के जो ग्राहक है उनको ढूंढ कर उन लोगों तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कुछ हिस्ट्री की, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो पहली बार बनाई गई थी वो थी विलियम टेलर ने बनाई थी 1786 में। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के पेपर में आपको ये क्वेश्चन या तो एमसीयू के फॉर्म में देखने को मिलेगा या मैच द फॉलोइंग में आपको मिल सकता है। तो आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिया है, काफ़ी फेमस एग्जांपल है जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वर्क को डिफाइन करता है। कि यहाँ पर बताया गया है, द वर्क ऑफ टेलर इज टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल, फाइंड मैचिंग थ्रेड, कट द क्लॉथ इन डिजायर्ड शेप, फाइनली स्टिच द क्लॉथ एंड डिलीवर इट टू द कस्टमर। सिंपल सी बात है कि एक टेलर का काम क्या रहता है,
टेलर का काम होता है कि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, उसके बाद वो क्या करता है कि उसके मैचिंग के धागे ढूंढता है, फिर उसको क्लॉथ जो रहता है उसको कट करता है मनचाहे शेप में, जैसे उसको शेप चाहिए। फाइनली उसको स्टिच करता है क्लॉथ को और फिर डिलीवर कर देता है कस्टमर को। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी कैसे काम करती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम करती है एक कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। उस प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल, आप समझते हैं कि उस कंपनी का एक रॉ मटेरियल है कि कंपनी ने कुछ बनाया है मगर उसको कोई जानता नहीं है, तो इन उसको फैलाने का काम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का होता है। उसमें क्रिएटिविटी डालने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का होता है। लोग उस पर कैसा रिव्यू देते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यू बनते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब डिसाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। उनके एड कितने पावरफुल हैं, उससे ही कंपनी की इमेज पता चलती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एड को पूरा प्लान करती है, कब, कहाँ और कैसे उसको डिलीवर करना है, वो सब एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिसाइड करती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है, यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने दिए हैं। ये 4 पॉइंट पूरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रोल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, मगर ये जो दूसरा पॉइंट है वो पहला होगा और जो पहला पॉइंट है वो दूसरा होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक से वो दूसरा पॉइंट ऊपर कर दिया है और पहला पॉइंट नीचे हो गया है। तो पहला पॉइंट इसमें ये रहेगा कि कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से डील करने से पहले सबसे पहले वो रिसर्च करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं आगे बताऊंगा वो चीज है मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पता चलता है कि इस कंपनी और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कितना पता है, कस्टमर्स के बारे में कितना जानते हैं, कुछ बुरी धारणाएं तो नहीं है कस्टमर के मन में, या कुछ पॉजिटिव चीज क्या जानते हैं। तो ये सब आपको रिसर्च के थ्रू पता चलता है कि कंपनी को लोग कितना जानते हैं या कितना प्रभाव है कंपनी का लोगों के ऊपर। दूसरा पॉइंट है कि जब उनको ये पता चल गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद वो एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए वो एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट बन जाता है तो फिर मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी प्लेटफॉर्म से अपने एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करने का स्पेस आपको खरीदना रहता है। तो वो प्लान करते हैं कि किस मीडिया में हम और कब, कहाँ, कैसे हम अपने एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं, तो उसको वो डिसाइड करते हैं। फिर एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर उसको वो रिलीज करते हैं। मान लीजिए टीवी पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये टाइम स्लॉट है हमारा एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए कि वुमेन से रिलेटेड है, तो वो दोपहर में वो एडवर्टाइजमेंट को रिलीज कर देंगे। उनके फेवरेट जो भी वुमेन्स ज़्यादा चैनल देखती हैं, उसको रिसर्च करने के बाद उस चैनल के ऊपर पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे वो ऐड दिखा सकते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया तो उसके बाद उनका जो आखिरी जो स्टेप रहता है वो फीडबैक लेना क्लाइंट से कि आपका एडवर्टाइजमेंट से आपके रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ा, कितने आपको लोगों की क्वेरी आई, कितने कस्टमर ने आपको पॉजिटिव फीडबैक दिए, उस और साथ में कस्टमर का भी फीडबैक वो लोग लेते हैं कि कस्टमर को कैसा लगा उनका प्रोडक्ट। जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी फीडबैक ले लेती है तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उनको अब क्या एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में कमी रह जाती है या कस्टमर है, क्लाइंट कहता है कि यार ये एडवर्टाइजमेंट में इस तरह हो सकता था, या आप क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं कि उनको और क्या चीज़ इसमें दिखाना है या कस्टमर को क्या कम लग रहा है, तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आप फर्दर एक्शन लेते हैं। 5 तरह की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं। सबसे पहले एजेंसी होती है फुल सर्विस एजेंसी। ये बहुत लार्ज एजेंसी, हमारी सबसे बड़ी एजेंसी, अगर 5 एजेंसी में अगर बात करें तो वो फुल सर्विस एजेंसी होती है, जिनको लार्ज सर्विस एजेंसी भी कहा जाता है। ये सारे तरह की एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करती हैं। इसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट और नामी गिरामी एक्सपर्ट लोग काम करते हैं। दूसरी एजेंसी है इंटरेक्टिव एजेंसी। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इंटरेक्टिविटी मतलब कुछ क्रिएटिविटी, मतलब ये लोग मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड लाइक व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, फ़ोन पे कॉल, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाना, पर्सनल लोगों को मैसेज भेजना, ताकि इंटरेक्टिविटी आपके प्रोडक्ट की बनी रहे, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू इनोवेशन अपने ऐड के अंदर लाना। फेसबुक ऐड जैसा आपने देखा होगा, वो सब इंटरेक्टिव एजेंसी के अंदर आता है। तीसरा है क्रिएटिव बुटीक। ये थोड़ी स्मॉल साइज एजेंसी होती है मगर इसमें क्रिएटिव ऐड बनाए जाते हैं, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव ऐड बनाते हैं। काफ़ी क्रिएटिविटी आपको उनके कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन में नजर आएगी। इसमें जो स्मॉल साइज एजेंसी होती है, इसके अंदर खुद का एक कॉपीराइटर, डायरेक्टर एंड क्रिएटिव पीपल काम करते हैं। वेरी लिमिटेड पीपल रहते हैं मगर बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव इमेजिनेशन और आइडिया के साथ
ये ऐड बनाते हैं। चौथी एजेंसी है मीडिया बाइंग एजेंसी। जैसे आप नाम से यहाँ भी समझ सकते हैं, बाइंग, मीडिया बाइंग का मतलब है एक जगह खरीदना ऐड को दिखाने के लिए। तो ये जो एजेंसी होती है ऐड के लिए जगह खरीदती है, टाइम स्लॉट देखती है कौन से टाइम स्लॉट पे ये ऐड चलाना चाहिए, कौन सा टाइम स्लॉट बेस्ट रहेगा, वो भले टेलीविजन में हो रेडियो में हो, तो वो ये टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं। और फाइनली जब उनको लगता है कि ये टाइम स्लॉट सबसे बेस्ट रहेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो फिर वो उस समय अपने ऐड को रिलीज करते हैं। लास्ट एजेंसी है इन हाउस एजेंसी। ये इन हाउस एजेंसी भी बहुत फेमस एजेंसी है, जहाँ वो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के काम करती है, वर्क फ्रॉम होम जिसे आप समझ सकते हैं, मतलब घर से ही एक एजेंसी चलती है। बिग ऑर्गेनाइजेशन इस एजेंसी को प्रेफर करती है, क्योंकि ये जो एजेंसी है जैसे क्लाइंट उनको बताता है उसके अनुसार पूरा काम उनको करके देती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या होता है? मीडिया प्लानिंग होता है कि आपके ऐड को कब, कहाँ, कैसे और किस समय आपको चलाना है, किस प्लेटफॉर्म में चलाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन कौन चैनल का इस्तेमाल करना है, सब चीज़ें मीडिया प्लानिंग में आता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या हम करें कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंपनी है, अगर उनको ऐड चलाना है तो वो तैयारी करेगा मीडिया प्लानिंग की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीडिया। क्योंकि आप भले मार्केटिंग रिसर्च कर लें, मार्केटिंग रिसर्च से आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की अभी स्थिति क्या है, मगर उस स्थिति को सुधारने के लिए आपको अपने मीडिया प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया प्लानिंग से ही समझ में आएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सबसे पॉपुलराइज है। जैसे अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इस समय प्लेटफॉर्म। तो आज अगर कोई एजेंसी होगी या कोई कंपनी होगी, अगर वो ऐड चलाना चाहेगी तो सबसे ज़्यादा लोग इस समय टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो वहाँ पर वो उन प्लेटफॉर्म में अपने ऐड चलाएगी। तो ये मीडिया प्लानिंग के अंदर आता है। ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि स्ट्रेटेजी पूरी बनाते हैं कि कैसे कौन से मीडिया के प्लेटफॉर्म में हमें अपना ऐड को चलाना है, कब चलाना है, सब चीज़ें इसमें डिसाइड होता है मीडिया प्लानिंग के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप पढ़ सकते हैं कि हाउ डज द एड नीड टू रीच, व्हाट इज द मार्केटिंग बजट, गोल, frequency of the message, reach of the message, how to define success. Media planning is most often done by the media planner and the advertising agency. देखिए, मीडिया प्लानिंग के लिए भी एक स्पेशलिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मीडिया प्लानर। वो पूरा डिसाइड करता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कब कौन सा मैसेज दिखाना है और कितनी बार दिखाना है। मीडिया प्लानर के हाथ में पूरी कमांड रहती है कि उनको कैसे, कब, कितने, उनका क्या गोल है, उनको पूरा क्लियर होता है और उस गोल के लिए वो काम करते हैं कि उनको मैसेज कितना दिखाना है। उनका बजट मान लीजिए लिमिटेड है तो वो एक दिन में एक बार ऐड दिखा सकते हैं, मगर बजट अगर अच्छा है तो वो एक दिन में 3 बार या 4 बार ऐड दिखा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में, कभी मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, रात में। वो चाहे तो 4 बार ऐड दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मीडिया प्लानिंग के अंदर। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही पूरा प्लान तैयार किया जाता है, जिसको लीड फ्रॉम द फंड करते हैं मीडिया प्लानर। मीडिया बजट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि बजट पे ही सब कुछ निर्भर करता है। आपकी प्लानिंग पूरी बजट पे डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का बजट ज़्यादा नहीं है तो वो कई प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि टीवी, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का जो बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रेडियो में आप भले ऐड दिखा सकते हैं, मगर रेडियो जैसे मैंने आपको कहा कि वो तभी यूज़फुल है जब कोई ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं इस समय की बात करूं, जैसे हम जानते हैं कि हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो अब कोई बाहर नहीं जा रहा है तो वो सब घर में ही है, तो आप अपने ऐड रेडियो में नहीं दिखा सकते कि उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। तो इस समय बेस्ट मीडियम, जो बेस्ट मेथड है ऐड दिखाने का, वो टीवी है। तो आप टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखा सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास उतना बजट होना चाहिए। अगर कंपनी के पास उतना बजट नहीं है तो वो उनको अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके रेवेन्यू पे पड़ सकता है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी कंपनी का अच्छा बजट है तो वो उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं अपने ऐड को, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन 3 पॉइंट को फॉलो करना है। और मीडिया बजट आपको अच्छे से डिवाइड करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ये गलती करती है कि वो मीडिया बजट को एक तरफ लगा देती हैं, उसको वो डिवाइडेड नहीं करते चंक्स के अंदर। हमेशा बजट आपको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना बजट में से जो पैसा है वो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। दूसरा होता है उनको एजुकेट। एक बार जब वो अवेयर हो गए तो उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है। और तीसरा होता है जब वो समझ जाएं ये प्रोडक्ट किस बारे में है और उनको ये लगे कि ये हमारे काम का है, तो उनको परचेस करने के लिए, परस्यूट करने के लिए आप उनको
जैसे कि हम जानते हैं कि लिंक बनाते हैं उनको, बाय नाउ का ऑप्शन आप देखते होंगे, कई बार आपको ऐड दिखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो वो ये तीसरा ऑप्शन होता है जिसमें आप वहाँ पे क्लिक करके उनके वेबसाइट में जाके कुछ खरीद सकते हैं। तो वो ये तीसरी चीज होती है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो 3 जगह पे आपको अपना बजट डिवाइड करके रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कि 50% आपका जो बजट है उसमें से 15% आपको ब्रांड अवेयरनेस में लगाना है, 25% आपको अपने प्रोडक्ट की एजुकेशन को बताने में लगाना है, और 60% सबसे ज़्यादा बजट आपको अपनी लीड जनरेट करने में लगाना है, उनको अपने प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए, और ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सके उसमें लगाना है। क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट का आधार होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हायर करती है तो उसके ऊपर उनको ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और वो लॉयल होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना चाहिए, और बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पे भरोसा ही नहीं है तो वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसके लिए आपने उनको हायर किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको उन पे भरोसा रखना है, उन पे कॉन्फिडेंस रखना है, और अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बना के रखना है दोनों क्लाइंट, मतलब जो आपकी कंपनी है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके बीच में। कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी किसी भी कंपनी के साथ तब तक काम करती रहती है जब तक वो उसको रिजल्ट देती रहती है। जिस दिन वो रिजल्ट नहीं देगी तो उस दिन कंपनी नई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर कर लेगी और वो जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसको हटा देगी। यहाँ कुछ पॉइंट मैंने बताए कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और जो कंपनी है उसमें क्या रिलेशन होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ है कि उनमें टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता और कोई भी पार्टनरशिप नहीं चल सकती। दोनों तरफ से स्पेशल एफर्ट्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको कुछ बता रहा है तो आप भी वहाँ से उनको सलाह दे सकते हैं, या आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सलाह दे रही है तो आपको उनको मानना चाहिए। तो दोनों तरफ से बराबर के स्पेशल एफर्ट्स होने चाहिए। अप्रोचेस ऑफ गिव एंड टेक इज रिक्वायर्ड टू कीप रिलेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसा होना चाहिए क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप। एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि क्रिएटिविटी, आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी के बिना आजकल आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं आप विजुअली कितने इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं अपने ऐड के अंदर, विजुअली आप कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि रियलिटी में जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी आजकल आप टीवी पे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वीएफएक्स, थ्रू 3D 2D, उसके थ्रू आप विजुअली कितना अट्रैक्टिव चीज़ों को बना सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ऐड कितने लोगों तक इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एडवर्टाइजमेंट फ्लैट है, सिर्फ इमेजेस पे है, उसमें जितना विजुअली अट्रैक्टिवनेस नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और लोग शायद एक बार देख के भूल जाएंगे। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आजकल जितने भी आ रहे हैं वो सब विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं। और चाहे मैं अपन कोई भी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उसमें आपको काफ़ी एनिमेशन देखने को मिलता है ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, उनको उनके अंदर एक इम्प्रेशन पड़ सके कि ये ऐड में जो दिखा रहे हैं वो उसके अंदर असली में डाला हुआ है। तो वो अंदर के इंग्रेडिएंट्स को भी बाहर एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं कि अंदर हमने क्या क्या औषधि या क्या क्या एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो आजकल जो एड्स हैं बहुत क्रिएटिवली बन रहे हैं। चाहे आप ग्राफिक्स की बात करें, जो आप पोस्टर्स देखते हैं उसमें भी वो क्रिएटिविटी नज़र आती है। वो पूरा काम एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी के अंदर होता है। इसमें पूरी आपको इमेजिनेशन नज़र आती है, कोई भी कंपनी के एक थीम नज़र आती है, कोई भी कंपनी की आइडियाज़, इमेजिनेशन, जिससे लोग अट्रैक्ट कर सकें। आपको लोगों के दिल तक पहुंचना है तो आपको उनको दिल पर ही सीधे वार करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उनके दिल तक टच करना है उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जैसा कि एक बहुत फेमस अभी एडवर्टाइजमेंट आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है मगर, या वो शायद टाटा स्काई का था या सैमसंग का था, इसमें से किसी एक चीज़ का था, जिसमें ब्लाइंड लड़की होती है, वो टीवी देख नहीं सकती, मगर उनका उन्हीं के मतलब एक ब्लाइंड उनके ग्रुप में से एक लड़का रहता है जो इंडियन आइडल में जाके गाता है। तो वो उस टीवी के माध्यम से उनकी टीवी खराब हो जाती है। तो सर्विस के ऊपर ये बताया गया था कि सैमसंग की सर्विस कितनी अच्छी है कि बारिश हो रही, तूफान है और वो कहीं बहुत दूर रहते हैं, वहां जाकर भी उन्होंने उसको सर्विस प्रोवाइड करी, उनका टीवी सही किया। फिर वो लड़की ने, वो भले ही देख नहीं सकती थी मगर सुन के उसने अपने साथी की आवाज़ को पहचाना और उसको अप्रिशिएट किया। तो ये एक तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सब क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन पूरी चीज़
मतलब मैंने आपको अभी तक जितनी चीज़ें बताई, भले ही वो एडवर्टाइजमेंट रिसर्च हो, क्रिएटिविटी हो, प्लानिंग हो, बजटिंग हो, सब चीज़ें एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर आता है। इन सब चीज़ों का मिलाप ही एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होता है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब होता है कि आप एक मैसेज बनाते हैं, वो सिमिलर होता है मैसेज, सेम थीम होती है, सेम मैसेज होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, मगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म में हम उसको पॉपुलराइज और उसको पब्लिश करते हैं। इसका तीन मकसद होते हैं: इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना और फिर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करना कस्टमर के लिए। ये कुछ प्रोसेस है, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसे बनाया जाता है। रिसर्च पहला मेथड है। दूसरा है अपने टारगेट ऑडियंस को समझना कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, उस टारगेट ऑडियंस के अनुसार आपको अपना बजट तय करना है। उसके बाद आपको थीम आपको पता होनी चाहिए कि थीम क्या है हमारे प्रोडक्ट की। फिर मीडिया को सिलेक्ट करके फिर शेड्यूल करते हैं कब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। फिर कैंपेन का फीडबैक लेते हैं कि कैंपेन कैसा गया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च सबसे पहला स्टेप होता है। कोई भी कंपनी अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपने मार्केट को जानना, अपने प्रोडक्ट के रिलीज करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर को जानना। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर है तो उसकी क्या इस समय पॉपुलैरिटी, वो क्या क्या मेथड यूज कर रहा है, आप जो करने वाले हैं उसमें क्या कमी है, उसको आप उसको सुधार सकते हैं जब आपको एक बार रिसर्च के थ्रू मार्केट की छवि क्या है, इस समय मार्केट किस ओर जा रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या उस मार्केट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सब पता चलता है मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। मार्केट रिसर्च के थ्रू ही आपको ये पता चलता है कि आपका टारगेट मार्केट क्या है। मार्केट रिसर्च एक अपनी कंपनी खुद भी कर सकती है, वो ये समझ सकती है, या वो थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकती है। इसके वो कौन कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च में? सबसे पहला टूल होता है सर्वे, केस स्टडी, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज। इस मेथड के थ्रू वो मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ये मार्केट रिसर्च की कुछ प्रोसेस हैं, सेम है जो मैंने आपको अभी उसमें बताया था कि कैंपेन में क्या क्या आप कर सकते हैं, वही रिसर्च में आपको करना है। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर आपको ये समझना है कि जो टारगेट कस्टमर है आपका, वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं। तीसरा है आपको अपने कॉम्पिटिटर को समझना है कि कंपटीशन क्या है और किस मीडिया। चौथा है आपका मीडियम आपका क्या होगा एडवर्टाइजमेंट का। और फिर आपको शेड्यूल करना है कब आपको एडवर्टाइजमेंट रिलीज करना है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, तो इस एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी इंटरेस्टिंग मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।